बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? म्यांमार के बारे में। म्यांमार क्या है? एक देश है। चलिए इस देश की कहानी थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोकतंत्र होने की कहानी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो देखिएगा म्यांमार, इसको पहले बर्मा कहा जाता था। यानी म्यांमार का पहले क्या नाम था बाबू? बर्मा था। आपसे पूछेगा कि बर्मा किसका प्राचीन नाम है? म्यांमार का। समझ गए ना? म्यांमार का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है? बर्मा। याद रखिएगा। 1948 यानी 1948 यह औपनिवेशिक शासन से आज़ाद लोकतंत्र को अपनाया था। देखिए पहले औपनिवेशिक शासन तो समझते हैं ना जी। औपनिवेशिक शासन मतलब उपनिवेश वहाँ पे राजतंत्र था। कैसा तंत्र हुआ? राजतंत्र, यानी कि कोई शासक होता होगा जो राज करता होगा। जैसे कि यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था ना, कहाँ पे बताइए? फ्रांस में था ना जी, जो राजा का शासन था। राजा का शासन यानी कि औपनिवेशिक शासन। तो उसको हटाकर क्या हुआ बउआ? आज़ाद करके लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ? 1962 में 1962 में सैनिक तख्तापलट से फिर से लोकतंत्र का अंत हो गया। देखिए 1948 में औपनिवेशिक शासन को हटाया और लोकतंत्र की स्थापना किया, लेकिन लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। 48 से बाद मान के चलो कि 12 से 14 साल मानो ना, 12 से 14 साल तक लोकतंत्र चला। और फिर 1962 में सैनिक क्या किया कि लोकतंत्र का अंत करके और सैनिक शासन को स्थापित कर दिया। यानी कि म्यांमार में 1948 में लोकतंत्र अपनाया गया और फिर 1962 में लोकतंत्र का अंत करके क्या लाया गया बउआ? सैनिक शासन, ठीक है ना? क्या लाया गया? सैनिक शासन लाया गया। उसके बाद 30 वर्षों तक सैन्य शासन रहा। म्यांमार में 30 वर्षों तक कौन राज करता रहा? सैनिक राज करता रहा। 30 वर्षों के बाद 1990 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ। अब 62 के बाद देखिए 48 में म्यांमार में क्या था? म्यांमार के प्राचीन नाम क्या था? बर्मा। और 1948 में यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था जो स्थापित हुआ और फिर 1962 में सैनिकों द्वारा लोकतंत्र का अंत कर दिया गया। समझिए ना? 48 में औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ और 1962 में फिर से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया और क्या स्थापित हुआ? सैनिक तंत्र, सैनिक शासन, सैन्य शासन। और फिर पहली बार 30 वर्षों के बाद 1990 में पहली बार क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। समझिए ना? इस चुनाव में आंग सान सू ची, नाम याद रखिएगा, आंग सान सू ची के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी बहुमत मिला। देखिए आंग सान सू की के पार्टी था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो 1990 में जब पहली बार 30 वर्षों के बाद चुनाव हुआ बच्चा, तो आंग सान सू की को क्या हुआ? भारी बहुमत से विजय मिली। समझिए ना? कब? 1990 में, ठीक है। तो 1990 के जो आम चुनाव हुआ था बच्चा, उसमें भारी बहुमत से कौन विजय प्राप्त किया था? आंग सान सू की, ठीक है ना? आंग सान सू की को बहुमत मिला, लेकिन फौजी शासकों ने, देखिए बहुमत तो मिला लेकिन वहाँ पर किसका शासन था बुआ? 30 वर्षों तक कोई भी शासन किया है, कहने का मतलब कि हम 30 साल तक शासन किए हैं और फिर अचानक से मेरी हार हो जाएगा तो बर्दाश्त करेंगे जी? लगातार 30 वर्षों से कहीं पर राज करते आ रहे हैं, एकाएक हम गद्दी से हट जाए तो क्या बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। क्या हुआ? फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। जो फौजी शासक था ना, वे सत्ता छोड़ने से मना कर रहे थे, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। जबकि सत्ता किसको मिलना चाहिए था? आंग सान सू की, क्योंकि 1990 के जो चुनाव हुआ था उसमें भारी बहुमत से जीता था। कम बहुमत से नहीं, बहुत ज़्यादा बहुमत से जीता था। बात समझिए ना? फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है? आंग सान सू की के संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता मिली तथा उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहने का मतलब कि सभी देशों द्वारा, सिर्फ म्यांमार के छोड़ के, म्यांमार क्योंकि सैनिक शासन था, तो
के बाद भी आम चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद भी उनको मान्यता नहीं मिली, लेकिन उनको इंटरनेशनल तौर पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मान्यता दिया गया और उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किनको? आंग सान सूची को। ठीक है ना। आप देखिए अगला टॉपिक क्या बाबू? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनए, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यूएनए आपसे कोई भी पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है ना, 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना क्यों किया गया था हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए वर्तमान में अभी इसके 193 देश सदस्य हैं। 193 देश, 200 से ऊपर कंट्री है ना जी अभी वर्तमान में, जिसमें से 193 देश जो है बच्चा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। किसका सदस्य? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। इसके 6 मुख्य अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं? 6। अब 6 मुख्य अंगों को हम लोग जानेंगे। पहला क्या है? महासभा। पहला अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के कितने अंग हैं? 6। पहला अंग कौन है? महासभा। अब इसे ध्यान दीजिएगा, यह संसद की तरह। महासभा किसकी तरह है? संसद की तरह। ठीक है ना, महासभा किसकी तरह है? संसद की तरह है, जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार विमर्श किया जाता है। अब देखिए संसद में क्या होता है, जैसे हम लोग फ्रांस में जनरल असेंबली पढ़े थे ना, तो संसद में क्या होता है? जो भी देश की समस्या उसका संविधान करने के लिए वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, सभा के सदस्य एकत्रित होते हैं। मेरे देश की यह समस्या, आपके देश की यह समस्या, ताकि सभी मिलके, सभी देश के सदस्य मिलके समस्या का निदान कर सकें। ठीक है। इसमें सभी 193 देशों को एक वोट देने का अधिकार है। अब देखिए बाबू, वहाँ पे जब हम लोग पढ़े थे फ्रांस में भी जनरल असेंबली में, तो 300 प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से कितने लोग थे? 300 वोट था और तृतीय स्टेट से 600 था ना जी। तो उसी तरह से जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका जो असेंबली है, जो सभा है, महासभा है, उसमें 193 देश है और 193 देशों को एक वोट देने का अधिकार है। इससे यह पता चलता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट, यानी कि एक देश एक वोट। इससे हमको पता चलता है कि यह व्यवस्था कैसी है? लोकतांत्रिक है। ठीक है। इसमें सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते हैं। इसमें सभी निर्णय किस आधार पर किए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। माना जाए कि जैसे 155 देश एक तरफ है और बाकी जो बचा 193 देश में 155 देश एक तरफ है और बाकी जो बचा वो एक तरफ है, तो 155 देश भारी बहुमत से जीता, यानी इसका 155 वोट हुआ। समझिए ना, यानी कि निर्णय, यानी कि फैसला कौन लेगा? ये इसका ही लिया जाएगा, इसका ही सहमति से उस समस्या का निदान किया जाएगा। बात समझिए ना। तो ये जो वोट होता है, वोट होने के सिलसिला से पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कैसा व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इस आधार पर महासभा को लोकतांत्रिक भी कहते हैं। इस आधार पर महासभा को क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो पहला हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला अंग महासभा। पहला अंग, इसके 6 मुख्य अंग है ना बाबा, तो पहला क्या हो गया? दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद। अब इसे समझिएगा, सुरक्षा परिषद क्या? इनमें कुल 15 सदस्य होते हैं। देखिए सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 10 और 5 15, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य है और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य है। और देखिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव
प्रत्येक 2 वर्षों पे होता है। ऐसा नहीं है कि 10 वर्ष 20 वर्ष तक, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 2 वर्षों पर अस्थायी, क्योंकि वह अस्थायी नहीं ना जी। कहने का मतलब कि ये मार्कर है, इसे हम यहाँ रख दिए हैं और इसे हटाएंगे नहीं, तो ये इसका स्थिति क्या हो गया? अस्थायी हो गया। लेकिन अब इसे कभी हाथ में रख रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं, समझ गए ना, कभी ऐसे कर रहे हैं, तो क्या इसका स्थिति अस्थायी है? नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरा अंग कौन है? सुरक्षा परिषद, जिसमें से अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चलिए बताइए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और चलिए ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड, अंग्रेज, समझिए ना, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। और प्रत्येक अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्षों पर होता रहता है, क्योंकि अस्थायी का कोई ठीक नहीं है, वो चेंज होगा ही होगा, समझिए ना। लेकिन अस्थायी जो है वो तो निश्चित रहेगा ना जी। आगे ध्यान दीजिएगा, अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। अस्थायी सदस्य को किसका अधिकार प्राप्त है? वीटो का। चलिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा हम लोग देखेंगे। अब देखिए तीसरा अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ का चयन था ना बाबू। पहला क्या था? महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, और तीसरा क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। देखिए यह क्या? यह परिषद विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग की स्थापना के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। यानी कि किसी भी देश को आर्थिक तरह से कोई प्रॉब्लम आए या सामाजिक तौर पे कोई भी विवाद हो, उसको निपटाने का कार्य करते हैं, समझ गए ना। फिर क्या है? न्याय परिषद। इसमें देखिए, यह मुख्यतः उन क्षेत्रों का प्रशासन देखते हैं जो क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है। इसका काम है उन क्षेत्र का प्रशासन को देखना जो स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना, एवं जहाँ स्वशासन का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 5वां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा अंग है जो विभिन्न देशों के बीच विवादों का न्यायिक समाधान प्रस्तुत करता है। कैसा समाधान प्रस्तुत करता है? न्यायिक, यानी कि न्याय करने का काम करता है। ऐसा उपाय लगाता है जिससे समस्या का समाधान हो जाए, ठीक है। और छठा और मुख्य अंग क्या है बाबू? सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना सचिवालय है, और वह कहाँ पर हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो देखिए 4 दिनों का क्लास हुआ, समझिए ना। 4 दिनों के क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या हो गया? पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास का नोट्स फिनिश, समाप्त। अब हम लोग कल के क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, और उसके अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, फिर टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?